अभी हमारी मौजूदगी जंतर मंतर के आसपास के क्षेत्रों में है। आसपास इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जंतर मंतर तक मुझे जाने नहीं दिया गया है और यहाँ जंतर मंतर पर जिसलिए मैं आया हूं, यानी कि यूजीसी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसी को कवर करने मैं यहाँ पहुँचा हूँ। हमारे पीछे ये लोगों की जो भीड़ है आप देख रहे हैं। मैं अपने सहयोगी रवि से कहूँगा कि आपको ये भीड़ दिखाएं और यहाँ जो पुलिस वाले तैनात हैं जो रोक रहे हैं इन्हें भी दिखाने की कोशिश करें कि जो पुलिस वाले यहाँ तैनात हैं कह रहे हैं कि धारा 144 लागू है, इससे आगे आप नहीं जा सकते। मुझे भी कहा गया है जो प्रोटेस्ट करने वाले ये लोग हैं जो यूजीसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये भी यहाँ पर आए हुए इन्हें रोका जा रहा है। अब यहाँ मैं रुक गया हूँ क्योंकि पुलिस वालों ने कहा है तो रुक गया हूँ। अब मैं यहाँ लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूँ जो यूजीसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यूजीसी में जो नए बदलाव हुए जिसमें ओबीसी को भी शामिल किया गया और जो भी नए प्रावधान थे उसके खिलाफ सवर्ण समाज लगातार आक्रोशित है, सड़कों पर उतरा और भारी बवाल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया और 19 मार्च को इसकी अगली सुनवाई होगी। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से सवर्ण समाज सड़कों पर उतर गया है, दिल्ली कूच किया है। पहले रामलीला मैदान में लोगों की गिरफ्तारी हो गई। अब ये लोग जो है यहाँ जंतर मंतर के पास पहुँचे हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम अभयदेव शुक्ला है। मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद से हूँ और देश भर से उत्तर प्रदेश से हजारों लाखों की तादाद में दिल्ली में उतर चुके हैं। दिल्ली की सरकार ना जाने क्या चाहती है, मोदी सरकार ना जाने क्या चाहती है कि दिल्ली की सड़कों को जाम करने का परमिशन दिया है या दिल्ली जंतर मंतर पर हम लोग अपनी शांतिपूर्वक बात करना चाहते थे उसके लिए वो परमिशन देने की तैयार है। आज वो परमिशन कैंसिल करके दिल्ली में रहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवर्णों और सवर्णों के विरोधी होने का पूरा प्रमाण दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है सवर्ण विरोधी है एकदम। अरे जो काला कानून लाया उस काला कानून से देश के सवर्ण परिवार के लोगों को कहीं ना कहीं उनके बच्चों को अपराधी बनाए जाने की जो सोच प्रवृत्ति के साथ आए थे वो और नहीं है तो क्या है, और नहीं तो क्या है। देश की सरकार जब सभी वर्गों को मिला करके बनती है। सुप्रीम कोर्ट ने तो इस पे स्टे लगा दिया है ना, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगा दिया। बात सुप्रीम कोर्ट की नहीं, साधुवाद और सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो निश्चित तौर पे ये सब लोगों की कुत्सित मानसिकता के कारण वो बिल लागू हो जाता। मैं साधुवाद दूंगा, बधाई दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट है वो स्वतः संज्ञान में ले रही है, हम लोग बधाई दे रहे हैं। लेकिन देश के मंत्री पे, उनकी कैबिनेट पे, अमित शाह पे और लोगों पे कोई भरोसा नहीं रह गया सवर्णों का। किस मांग के साथ यहाँ आए हैं? बस यूजीसी का बिल समाप्त किया जाए और देश में एकता, अखंडता, समरसता बनी रहे, भाईचारे बने रहे, वर्ग संघर्ष किसी से ना कराया जाए। 140 करोड़ के लोग सबके हैं और कहीं ऐसा ना हो कि समझो के साथ अड्डा। अगर यूजीसी रोल बैक नहीं हुआ तो 2029 में हम मोदी जी को रोल बैक कर देंगे। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो बीजेपी की सरकार 2 सीटों पर थी 306 सीटों पर आ गई, ये वापस अगर ये काला कानून वापस नहीं लिया तो वापस ये 2 सीटों पर आ जाएगी। इतिहास रोका जा रहा है। आप लोग क्या करेंगे यार? रोका जा रहा है, क्या करेंगे आप? अरे रामलीला मैदान पे हमें रोक लिया इन्होंने। तो अभी आप देखिए यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट जो है बहुत यहाँ जो है दिखाते रहो। आगे आओ। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। तेरी तानाशाही। रुकिए, मोदी को हम लोगों ने सर पे बिठाने का काम किया। मोदी की पुलिस ने हम लोगों को जेल। सवर्ण समाज के लोग जो हैं जंतर मंतर पर आ गए हैं और ऐसा यहाँ कहा गया है कि यहाँ पर परमिशन नहीं है, लेकिन ये लोग यहाँ आगे की ओर बढ़ रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा, इनसे बात करता हूँ फिर से कि किन मांगों के साथ ये जंतर मंतर पर ये लोग यहाँ पहुँचे हैं। यूजीसी
भाई साहब, पुलिस वाले कह रहे हैं कि परमिशन नहीं है। परमिशन है, परमिशन की भी जरूरत नहीं है। इस बात का है, अगर परमिशन नहीं है, अगर हम अपना शांतिपूर्ण धरना भी नहीं कर सकते, अपने मांगों के लिए आवाज भी नहीं उठा सकते, तो किस बात का लोकतंत्र है? ये पूरी तानाशाही है सरकार की। हम ऐसा नहीं होने देंगे इस देश के अंदर। परमिशन जब ली जाती है जब कोई अराजक घटना कर रहे हो। यहाँ हम कोई भी अराजक घटना नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम किसी के भी खिलाफ नहीं है, हमारा किसी भी जाति समुदाय वर्ग से संघर्ष नहीं। हम अपने बच्चों के हित की मांगों के लिए यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं। पूर्ण आंदोलन था और शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए परमिशन नहीं दी गई। चाहते हैं कि जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। हम जंतर मंतर और रामलीला मैदान पर शांतिपूर्ण सभा करना चाहते थे, लेकिन इस तानाशाह सरकार ने हमको अनुमति नहीं दी और हमारे साथियों को बसों में भर भर के जेल में ले जा रहे हैं और बाहर शहर के बाहर ले लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया है। हमारे शीर्ष नेता हैं उनको हाउस अरेस्ट किया गया है, जो राष्ट्रीय नेता हैं उनको नज़रबंद कर दिया गया है और इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की गई है। लेकिन मोदी सरकार को ध्यान में रखना चाहिए कि ये बुद्धिजीवी वर्ग है। ये वर्ग हथियार से नहीं, शक्ति से नहीं, युक्ति से काम लेकर के तुम्हें अपने पद से या हटा के छोड़ेगा। पूरे देश को गुजरातीकरण करना चाहता है। यह गुजरातीकरण अमित शाह मोदी जी करना चाहते हैं, ऐसे अन्य अंग्रेज ने किया। पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। दमन में तेरे दम है कितना देखा है और देखेंगे। इस बार जोरदार आगाज होगा और युद्ध होगा। कहाँ से आए? हम लोग प्रयागराज से आए, प्रयागराज से गरुड़ सेना ब्राह्मण रक्षा मिशन का सदस्य हूँ। मैं प्रदेश प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट। हमको नोएडा में रोक लिया गया, रामलीला मैदान में जाने नहीं दिया गया। हम संविधान के अंतर्गत भारत का जो कानून है जो हमको बोलने की आज़ादी देता है, यहाँ बोलने नहीं दिया जा रहा और बसों में ठूस के हमारे साथियों को ले गए रामलीला मैदान से। अब जंतर मंतर ऐसा स्थान है कि जहाँ विरोध प्रकट किसी को करना है तो आप अपनी बात रख सकते हैं। आप इस यहाँ धारा 144 लागू है। जंतर मंतर के अंतर्गत कोई धारा 144 लागू नहीं है। धारा परमिशन ये तो परमिशन आप लोगों को मिली हुई है। प्रोटेस्ट के लिए ही है, ये स्थान प्रोटेस्ट के लिए रखा हुआ है। लेकिन परमिशन पहले हमको दी गई और उसके बाद परमिशन निरस्त की गई। तो आप ये समझिए बोलने भी नहीं दे रहे और संविधान के अंतर्गत हम विरोध कर रहे हैं। कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई पथराव नहीं, कोई रेल नहीं रोक रहे, कोई रोड को नहीं रोक रहे। लेकिन बोलने की आज़ादी पर जो प्रतिबंध लगाया बीजेपी मोदी जी को, अगर ये अभी भी बुद्धि सही नहीं हुई तो वापस 2 सीटों पर पहुंचेगी। इतिहास अपने आप को दोहराएगा। आप देखिए किस तरीके से सारा हिंदुस्तान का स्वर्ण समाज क्या लगता है कि सरकार ये कानून क्यों लेके आई? ये जो नए प्रावधान है ये क्यों लाए? ऐसा कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा कुछ पता चला होगा, रिपोर्ट आए होंगे तभी तो किया गया होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC 1956 में पारित इसलिए किया गया कि जितने भी ये विश्वविद्यालय हैं उनके लिए क्या अच्छा करना है, प्रोफेसर की सैलरी क्या रखनी है, शिक्षण संस्थान किस तरह ऊपर उठाना है, उसके लिए था ये। 1988 में ये SC एक्ट ले आए, उसका भी हमने विरोध किया नहीं। हमारे भाई हैं, उनकी तरक्की होनी चाहिए। अब उन भाइयों ने ये माना नहीं, ये बोला भी नहीं। दिल्ली विश्वविद्यालय के जो प्रेसिडेंट रहे अभी बार और पिछली बार, वो भी समाज से आते हैं, उन्होंने भी इसके लिए कुछ नहीं बोला। वो अभी भी हमारे साथ हैं। तो ये हम भाइयों को लड़ाने के लिए, वैमनस्य बिगाड़ने के लिए, भाईचारा खराब करने के लिए। और बीजेपी, मुझे ऐसा लगता है, बीजेपी तो सनातन की पॉलिटिक्स के लिए जानी जाती थी, फिर ये जाति वाले मामले में कैसे फंस रही है? नहीं, सनातन की बीजेपी ने ऐसे बड़े बड़े काम किए हैं जिनको हम सर आंखों पर बैठाते हैं। चाहे धारा 370 हो, चाहे 30A हो, चाहे आपका अयोध्या का मामला हो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हुआ, बड़ी बड़ी चीज़ बीजेपी ने की हैं। हमारे हिंदुस्तान का नाम विश्व में विख्यात है आज बीजेपी की वजह से, योगी मोदी जी की वजह से। लेकिन ये जो इन्होंने अपना विनाशकाले विपरीत बुद्धि जो योगी आदित्यनाथ को डाउन करने के लिए कर रहे हैं, ऐसा लगता है। जो सम्मानित हमारे गुजराती हैं, माननीय गृह मंत्री जी, लग रहा है कि ये लड़ाई मोदी वर्सेस योगी का है। ऐसे लग रहा है क्योंकि योगी जी संविधान के अंदर, योगी सवर्ण समाज से, इसलिए यस ऐसे लग रहा है कि योगी जी इनकी आंख की किरकिरी हैं, ऐसा लगता है। क्योंकि योगी जी गले की हड्डी बन चुके हैं, ऐसा लगता है। इन्होंने शिवराज चौहान को एक साइड कर दिया, ये उमा भारती को एक साइड कर दिया, प्रवीण तोगड़िया को एक साइड कर दिया, रमन सिंह को एक साइड कर दिया, वसुंधरा सिंधिया को एक साइड कर दिया, कहीं को इन्होंने छोड़ा नहीं है। योगी आदित्य सिंधिया तो केंद्र में मंत्री है, राजनाथ सिंह केंद्र में मंत्री है। राजनाथ सिंह हमारे सम्मानित, हम गर्व करते हैं क्षत्रिय होने पर उनके लिए। लेकिन जो क्षत्रिय को होना चाहिए वो राजनाथ सिंह जी में नहीं है।
यस सर, जी सर, जी सर, जी सर, यस सर। वो वाला काम छतरी नहीं कर सकता, चमचागिरी नहीं कर सकता, अपने जमीर को डाउन नहीं कर सकता, अपनी खुददारी को। आपने योगी आदित्यनाथ का जिक्र किया है तो मैं सवाल ले लूं। योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद के कई आरोप उन पे लग रहे हैं, क्या ये सही है? आप वो छत्री हैं, वो कहते हैं मैं गर्व से मैं छत्री हूँ। बाकी वो खाली उत्तर प्रदेश के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के नेता हैं, पूरे विश्व के नेता हैं और उनको इस रूप में पहचान मिली है। योगी आदित्यनाथ का मुकाबला नहीं है। योगी आदित्यनाथ ऐसा करैक्टर है आज के विश्व में। अभी देखिए, पिछले हफ्ते वो सिंगापुर गए और सिंगापुर जब वो गए तो सिंगापुर के लिए किस तरीके से वहाँ से इतना अनुदान लेके आए, करोड़ों की संख्या में सिंगापुर से माननीय योगी जी। योगी आदित्यनाथ को सनातन का नेता मानते हैं या फिर क्षत्रिय नेता मानते हैं? हम उन्हें विश्व का नेता मानते हैं, सनातन का रेजा मानते हैं। हम उनको हिंदू राष्ट्र का नेता मांगते हैं। हम हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बीजेपी को हमेशा वोट देते आए हैं। देखिए यहाँ पर गिरफ्तारी चालू हो गई है और यहाँ पर जो प्रोटेस्ट चल रहा था, अब रामलीला मैदान में भी पुलिस ने लोगों को अपने कस्टडी में लेना शुरू कर दिया है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आपको ये दिखाएं कि कैसे ये प्रोटेस्ट भी अब यहाँ पर लोगों को बसों में बिठाया जा रहा है। अनिल मिश्रा जी यहाँ पे ग्वालियर से आए हैं। तानाशाही है, तानाशाही, शासन की तानाशाही है, नहीं चलेगी। रुकिए, बिल्कुल हाथ नहीं अब देखिए यहाँ पर हमें भी ये गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मीडिया को भी ये हमें भी पकड़कर बस में बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये किस तरह से निर्देशित किया गया है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये पुलिस वाले एकदम से बेकाबू हो गए हैं और मुझे भी पकड़कर बस में बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये थोड़ा समझ से पड़े हैं। भाई साहब, पुलिस वाले कह रहे हैं कि परमिशन नहीं है। परमिशन है, परमिशन की जरूरत नहीं है। इस बात का है, अगर परमिशन नहीं है, अगर हम अपना शांतिपूर्ण धरना भी नहीं कर सकते, अपने मांगों के लिए आवाज़ भी नहीं उठा सकते, तो किस बात का लोकतंत्र है? ये पूरी तानाशाही है सरकार की। हम ऐसा नहीं होने देंगे इस देश के अंदर। परमिशन जब ली जाती है जब कोई अराजक घटना कर रहे हो। यहाँ हम कोई भी अराजक घटना नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम किसी के भी खिलाफ नहीं है। हमारा किसी भी जाति समुदाय वर्ग से संघर्ष नहीं। हम अपने बच्चों के हित की मांगों के लिए यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं। आंदोलन था और शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए परमिशन नहीं दी गई। चाहते हैं कि जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। हम जंतर मंतर और रामलीला मैदान पर शांतिपूर्ण सभा करना चाहते थे, लेकिन इस तानाशाह सरकार ने हमको अनुमति नहीं दी और हमारे साथियों को बसों में भर भर के जेल में ले जा रहे हैं और बाहर शहर के बाहर ले लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया है। हमारे शीर्ष नेता हैं उनको हाउस अरेस्ट किया गया है। जो राष्ट्रीय नेता हैं उनको नज़रबंद कर दिया गया है और इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की गई है। लेकिन मोदी सरकार को ध्यान में रखना चाहिए कि ये बुद्धिजीवी वर्ग है। ये वर्ग हथियार से नहीं, शक्ति से नहीं, युक्ति से काम लेकर के तुम्हें अपने पद से हटा के छोड़ेगा। पूरे देश को गुजरातीकरण करना चाहता है। यह गुजरातीकरण अमित शाह मोदी जी करना चाहते हैं, ऐसे अन्य अंग्रेज ने किया। पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। दमन में तेरे दम है, कितना देखा है और देखेंगे। इस बार जोरदार आगाज होगा और युद्ध होगा। कहाँ से आए? हम लोग प्रयागराज से आए। प्रयागराज से गरुड़ सेना ब्राह्मण रक्षा मिशन का सदस्य हुआ। मैं प्रदेश प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट। हमको नोएडा में रोक लिया गया, रामलीला मैदान में जाने नहीं दिया गया। हम संविधान के अंतर्गत भारत का जो कानून है जो हमको बोलने की आज़ादी देता है, यहाँ बोलने नहीं दिया जा रहा और बसों में ठूस के हमारे साथियों को लेकर रामलीला मैदान से। अब जंतर मंतर ऐसा स्थान है कि जहाँ विरोध प्रकट किसी को करना है तो आप अपनी बात रख सकते हैं। आप ये कि यहाँ धारा 144 लागू है। जंतर मंतर के अंतर्गत कोई धारा 144 लागू नहीं है। धारा परमिशन ये तो परमिशन आप लोगों को मिली हुई है। प्रोटेस्ट के लिए ही है, ये स्थान प्रोटेस्ट के लिए रखा हुआ है। लेकिन परमिशन पहले हमको दी गई और उसके बाद परमिशन निरस्त की गई। तो आप ये समझिए बोलने भी नहीं दे रहे और संविधान के अंतर्गत हम विरोध कर रहे हैं। कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई पथराव नहीं, कोई रेल नहीं रोक रहे, कोई रोड को नहीं रोक रहे। लेकिन बोलने की आज़ादी पर जो प्रतिबंध लगाया बीजेपी मोदी जी को, अगर ये अभी भी बुद्धि सही नहीं हुई तो वापस 2 सीटों पर पहुंचेगी
इतिहास अपने आप को दोहराएगा। आप देखिए किस तरीके से सारा हिंदुस्तान का स्वर्ण समाज क्या लगता है कि सरकार ये कानून क्यों लेके आई? ये जो नए प्रावधान है ये क्यों लाए? ऐसा कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा कुछ पता चला होगा, रिपोर्ट आए होंगे तभी तो किया गया होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC 1956 में पारित इसलिए किया गया कि जितने भी ये विश्वविद्यालय हैं उनके लिए क्या अच्छा करना है, प्रोफेसर की सैलरी क्या रखनी है, शिक्षण संस्थान किस तरह ऊपर उठाना है, उसके लिए था ये। 1988 में ये SC एक्ट ले आए, उसका भी हमने विरोध किया नहीं। हमारे भाई हैं, उनकी तरक्की होनी चाहिए। अब उन भाइयों ने ये माना नहीं, ये बोला भी नहीं। दिल्ली विश्वविद्यालय के जो प्रेसिडेंट रहे अभी बार और पिछली बार, वो भी समाज से आते हैं, उन्होंने भी इसके लिए कुछ नहीं बोला। वो अभी भी हमारे साथ हैं। तो ये हम भाइयों को लड़ाने के लिए, वैमनस्य बिगाड़ने के लिए, भाईचारा खराब करने के लिए, और बीजेपी, मुझे ऐसा लगता है बीजेपी तो सनातन की पॉलिटिक्स के लिए जानी जाती थी, फिर ये जाति वाले मामले में कैसे फंस रही है? नहीं, सनातन की बीजेपी ने ऐसे बड़े बड़े काम किए हैं जिनको हम सर आंखों पर बैठाते हैं। चाहे धारा 370 हो, चाहे 30A हो, चाहे आपका अयोध्या का मामला हो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हुआ, बड़ी बड़ी चीज़ बीजेपी ने की हैं। हमारे हिंदुस्तान का नाम विश्व में विख्यात है आज बीजेपी की वजह से, योगी मोदी जी की वजह से। लेकिन ये जो इन्होंने अपना विनाशकाले विपरीत बुद्धि जो योगी आदित्यनाथ को डाउन करने के लिए कर रहे हैं, ऐसा लगता है जो सम्मानित हमारे गुजराती हैं माननीय गृह मंत्री जी, लग रहा है कि ये लड़ाई मोदी वर्सेस योगी का है। ऐसे लग रहा है क्योंकि योगी जी संविधान के अंदर, योगी सवर्ण समाज से इसलिए यस ऐसे लग रहा है क्योंकि योगी जी इनकी आंख की किरकिरी हैं, ऐसा लगता है। क्योंकि योगी जी गले की हड्डी बन चुके हैं, ऐसा लगता है। इन्होंने शिवराज चौहान को एक साइड कर दिया, ये उमा भारती को एक साइड कर दिया, प्रवीण तोगड़िया को एक साइड कर दिया, रमन सिंह को एक साइड कर दिया, वसुंधरा सिंधिया को एक साइड कर दिया, कहीं को इन्होंने छोड़ा नहीं है। योगी आदित्य सिंधिया तो केंद्र में मंत्री है, राजनाथ सिंह केंद्र में मंत्री है। राजनाथ सिंह हमारे सम्मानित, हम गर्व करते हैं क्षत्रिय होने पर उनके लिए, लेकिन जो क्षत्रिय को होना चाहिए वो राजनाथ सिंह जी में नहीं है। यस सर, जी सर, यस सर। तो वो वाला काम क्षत्रिय नहीं कर सकता, चमचागिरी नहीं कर सकता, अपने जमीर को डाउन नहीं कर सकता, अपनी खुददारी को। आपने योगी आदित्यनाथ का जिक्र किया है तो मैं सवाल ले लूं। योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद के कई आरोप उन पर लग रहे हैं, क्या ये सही है? आप वो क्षत्रिय हैं, वो कहते हैं मैं गर्व से मैं क्षत्रिय हूँ, बाकी वो खाली उत्तर प्रदेश के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के नेता हैं, पूरे विश्व के नेता हैं, और उनको इस रूप में पहचान मिली है। योगी आदित्यनाथ का मुकाबला नहीं है। योगी आदित्यनाथ ऐसा करैक्टर है आज के विश्व में। अभी देखिए पिछले हफ्ते वो सिंगापुर गए, और सिंगापुर जब वो गए तो सिंगापुर के लिए किस तरीके से वहाँ से इतना अनुदान लेके आए, करोड़ों की संख्या में सिंगापुर से माननीय योगी जी। योगी आदित्यनाथ को सनातन का नेता मानते हैं या फिर क्षत्रिय नेता मानते हैं? हम उन्हें विश्व का नेता मानते हैं, सनातन का रेजा मानते हैं। हम उनको हिंदू राष्ट्र का नेता मांगते हैं। हम हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बीजेपी को हमेशा वोट देते आए हैं। कहाँ से आई हैं आप? मैं आगरा से एडवोकेट रेखा राघव दीवानी में बैठती हूँ। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि ये जो भेदभावपूर्ण, इस प्रोटेस्ट में आई हैं? हाँ, इस प्रोटेस्ट में मैं आई हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये जो कानून है वो पूर्णतः भेदभावपूर्ण है, एक तरफा है कानून है जो कि सिर्फ शिकायत करने पर ही जोर देता है, शिकायत के निवारण पर कोई जोर नहीं दिया गया है इसके अंदर। इसमें सिर्फ एक तरीके से पूरे एक समाज को नकार दिया गया है, जिसमें एक बड़ा वर्ग आता है। आपने समाज को अगर आप UCG जो कानून होते हैं, विश्वविद्यालय होते हैं, वो सभी के लिए समान होते हैं। आर्टिकल 14 को आप उठा के देखेंगे, उसमें सभी को समानता अधिकार है। तो यहाँ पर आपने इक्विटी कमेटी में सिर्फ SC ST OBC जनरल, महिला और दिव्यांगों को क्यों शामिल, जनरल नहीं है उसमें, मतलब दिव्यांगों को शामिल क्यों कर लिया गया है? सवर्ण समाज को, EWS को भी तो शामिल करना चाहिए था, उसमें नहीं किया गया है। तो मुझे लगता है ये पूर्णतः विरोध है, इसका हम विरोध करते खुल के। UGC रोल बैक। अब यहाँ प्रोटेस्ट में आई थी? हाँ, क्या हुआ यहाँ? यहाँ कुछ नहीं, पुलिस को पहले से ही बुला के हमें मतलब ये सभी को अरेस्ट करके ले जा रहे हैं। हमें शांति से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ परमिशन ली थी यहाँ के लिए? परमिशन ली थी, लेकिन एकदम अचानक परमिशन हमारी निरस्त कर दी गई। अचानक लेने के बावजूद जो है, परमिशन पहले से ले रखी थी, काफी समय से हमारा ये चल रहा है। हम नोएडा से आए हैं, आगरा से, झांसी से, हमारे संगठन के सारे लोग आए हैं, सब जगह से हमारे लोग आए हैं। अनिल जी, आप लोगों को यहाँ प्रदर्शन नहीं करने दिया गया, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम इससे 100 गुना तेज आंदोलन होगा, और जिसमें दिल्ली पूरे चारों तरफ से घेरी जाएगी। कोई तारीख तय की गई है? तारीख अभी हम यहाँ से छूटने के बाद तय करेंगे और डिक्लेयर करेंगे। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार डिक्टेटरशिप जो कर रही है, प्रजातांत्रिक देश में वो डिक्टेटरशिप अब नहीं चलेगी। वो अपनी तैयारी कर लें, उनकी विदाई निश्चित है। आप लोगों को यहाँ परमिशन मिली थी?
परमिशन मिली थी, कल अकस्मात परमिशन कैंसिल की गई। हमें समझ नहीं आता जो स्थान प्रोटेस्ट करने के लिए बनाया गया उस पर प्रोटेस्ट क्यों नहीं करने दी जा रही, हमारे अधिकारों से हमें वंचित क्यों किया जा रहा है। आगे ये आंदोलन जारी रहेगा ऐसा आप कह रहे हैं? 100% ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक जात बिरादरी के सारे कानून खत्म नहीं होते, यूजीसी रोल बैक नहीं होता। अभी आप हमारे कैमरे पर एडवोकेट अनिल मिश्रा को देख रहे थे जो कह रहे हैं कि ये आंदोलन जारी रहेगा, ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। हमने परमिशन लिया था लेकिन ये अचानक से कल इस परमिशन को रद्द कर दिया गया, लेकिन ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं। हम अगली तारीख फिर तय करेंगे और दिल्ली को घेर लेंगे। बाकी आप इस रिपोर्ट को इस चैनल पर देख रहे हैं। आप इस पूरे मसले पर, यूजीसी के मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में छोड़िए और देखते रहिए विट्टी चोखा।